जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार इंडिया में। साथियों, 1 जुलाई 2014 से लेकर अब तक वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कई तरीके के नियम केंद्र सरकार ने जारी किए हैं और पूर्व सैनिकों को अलग अलग माध्यम से वन रैंक वन पेंशन के ऊपर रोज़ाना नई नई खबरें देखने को मिल रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो तथ्यों के ऊपर आधारित है, उसके पीछे कोई सरकारी आदेश है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में 1 जुलाई 2014 से लेकर अब तक जो भी सरकारी आदेश वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जारी हुए हैं उनको पूरा समझेंगे। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी हम बात करेंगे वो फैक्ट यानी तथ्यों के ऊपर आधारित होगी। यानी आपको मैं लेटर में जो लिखा हुआ है वही बताऊंगा। लेकिन पूर्व सैनिकों की ऐसी आदत है कि उनको कोई भी चलते फिरते उनके यदि फ़ायदे की बात बोल दे, यदि किसी प्री मेच्योर रिटायरी को ओआरओपी का लाभ नहीं मिलना है और उसको कोई बोल दे कि आपको मिलेगा, तो वो उसको गांठ बांध लेते हैं। चाहे उसके ऊपर नियम कानून है या नहीं, लेकिन वो मान लेता है कि मुझे ओआरओपी 2 का लाभ मिलेगा। लेकिन साथियों, उसी एक्स सर्विसमैन को यदि कोई ये बोल देता है कि जो केंद्र सरकार के नियम है उसके मुताबिक आपको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर वो सोचता है कि ये गलत बोल रहा है। तो चलिए साथियों, जो भी लेटर्स में लिखा हुआ है वो एक एक करके मैं आपको 1 जुलाई 2014 से लेकर आज तक की जितने भी रूल लागू हुए हैं, जितने भी नियम केंद्र सरकार द्वारा निकाले गए हैं, वो सब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर 7 नवंबर 2015 का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का वही लेटर देख रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ओआरओपी की रिट पिटीशन में फाइनली लीगली एक्सेप्ट किया है और इसमें कहा कि इसमें कोई विसंगति नहीं है। इस लेटर में सबसे पहले जो ओआरओपी का पूरा कंसेप्ट है वो केंद्र सरकार ने जारी किया था और इसमें कहा कि इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट वन रैंक वन पेंशन फॉर द एक्स सर्विसमैन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014। यानी इसके ऊपर पूरा मसौदा बनते बनते फाइनल जो लेटर है वो 7 नवंबर 2015 को जारी हुआ, लेकिन ओआरओपी को बैक डेट यानी 1 जुलाई 2014 से लागू किया। और इसमें जो बेस ईयर लिया गया वो लिया गया 2013 यानी 2013। उस समय मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज निकाल के सभी एक्स सर्विसमैन्स जो 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायरमेंट आ चुके थे उनको ओआरओपी का लाभ दिया गया। इसमें जो इसके सैलिएंट फीचर्स है वो आप यहाँ पे एक एक करके समझ लें। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है कि टू बिगिन विथ पेंशन ऑफ द फर्स्ट पेंशनर्स वुड बी रीफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2013 एंड द बेनिफिट विल बी इफेक्टिव विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट इसमें बात कही गई है कि पेंशन विल बी रीफिक्स्ड फॉर ऑल पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ पर्सनल रिटायर्ड इन 2013 इन द सेम रैंक एंड विथ द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के 2013 में रिटायर हो चुके पेंशनर्स की मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज लेने के बाद में पेंशन है रिफिक्स्ड की जाएगी। ये इस लेटर में कहा गया।
आगे इसमें कहा कि जो पेंशनर, यानी जो 3 नंबर पॉइंट है उसमें कहा गया कि जो पेंशनर मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के बावजूद यदि ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं तो उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी उनकी पेंशन को कम नहीं किया जाएगा। जो भी वो पेंशन ले रहे हैं वही पेंशन उनको मिलती रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया साथियों। चौथा पॉइंट इसमें कहा कि जो एरियर है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। और 5वें पॉइंट में कहा कि भविष्य में, यानी आगे, हर 5 साल के बाद में पेंशन को रिफिक्स किया जाएगा। तो इसमें जो 5 पॉइंट लिखे थे वो 5 पॉइंट मैंने आप लोग सबको अच्छी तरीके से बता दिए। अब इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बात आती है साथियों प्री मैच्योर रिटायरीज का। सबसे ज़्यादा यदि किसी को डाउट है तो वो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट वाले एक्स सर्विसमैन को। 1 जुलाई 2014 तक जितने भी एक्स सर्विसमैन प्री मैच्योर रिटायरमेंट आ चुके थे उनको OROP 1 का लाभ दिया जा चुका है। हालांकि पहले जब 7 नवंबर 2015 को सरकार ने अपना ऑर्डर जारी किया तब OROP में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को बाहर रखा गया, लेकिन कुछ एक मुद्दे एक्स सर्विसमैन द्वारा उठाए गए, अपनी मांग को रखा गया। तो सरकार ने 1 जुलाई 2014 से पहले जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरीज है उनको OROP में शामिल कर लिया। लेकिन 7 नवंबर 2015 के लेटर में एक बड़ी बात उन्होंने लिख दी। तो समझ लिए, उस बात को आप समझ लीजिए क्लियरली कि सरकार ने 7 नवंबर 2015 के इसी लेटर में, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए क्या नियम बनाया। देखिए इस लेटर में लिखा कि पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज हैंस फोर्थ ऑन देयर ओवन रिक्वेस्ट। हैंस फोर्थ मतलब 7 नवंबर 2015। इसका मतलब ये कि 1 जुलाई 2014 के बाद से लेकर 7 नवंबर 2015 से पहले पहले जितने भी एक्स सर्विसमैन प्री मैच्योरली रिटायरमेंट आए हैं उनको OROP का लाभ मिलेगा। और 1 जुलाई 2014 से पहले आए हुए प्री मैच्योर रिटायरीज को ऑलरेडी OROP 1 में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट 100% क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये बताया कि 7 नवंबर 2015 के बाद यदि कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट यानी ओवन रिक्वेस्ट पर रिटायरमेंट आता है तो उन्होंने 3 आर्मी रूल बताए। यदि इन आर्मी रूल के अंडर कोई रिटायरमेंट लेता है तो उनको 7 नवंबर 2015 के बाद, यानी 7 नवंबर 2015 के बाद में कोई रिटायरमेंट इन तीनों आर्मी रूल के तहत आया है तो उसको OROP का लाभ आगे नहीं मिलेगा। यानी आगे जितने भी 1 रैंक 1 पेंशन का रिफिक्सेशन होगा उनमें इन प्रीमेच्योर रिटायरीज को OROP का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला आर्मी रूल है 13(3)(1)(1)(b), दूसरा है 13(3)(1)(4) और तीसरा है रूल 16(b). यहाँ पे रूल 16(b) ऑफिसर्स के लिए लागू होता है। यदि 20 ईयर्स से पहले कोई प्रीमेच्योरली रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए, और 13(3)(1)(1)(b) और 13(3)(1)(4) ये लागू होता है JCO/OR और इनके इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी के एक्स सर्विसमैन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात है कि यहाँ पे जो JCO/OR के लिए 2 आर्मी रूल दिखाए गए हैं इनके अंदर अमेंडमेंट जारी हो चुका है। मैं आगे लेटर में बताऊंगा आपको कि ये अमेंडमेंट होने के बाद में जो फाइनली 3 आर्मी रूल आपके लिए एप्लीकेबल है वो कौन कौन से हैं और ये आर्मी रूल आपको कहाँ लिखा हुआ मिलता है। आप डिस्चार्ज बुक के फर्स्ट पेज को जब पलटोगे तो आपको कोज ऑफ डिस्चार्ज में आपको यही आर्मी रूल लिखा हुआ मिलता है। तो आप जो मैं आगे लेटर बताऊंगा उस लेटर के अकॉर्डिंग आप भी अपनी डिस्चार्ज बुक में इन आर्मी रूल को मैच कर सकते हो। यदि इन तीनों आर्मी रूल में से कोई भी एक आर्मी रूल आपकी भी डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ है और आप 7 नवंबर 2015 के बाद में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं तो आप OROP को भूल जाएं।
चलिए मैं अब आपको ये जो तीनों आर्मी रूल है इनमें जो अमेंडमेंट जारी हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो पहला लेटर था ओरिजिनल वो 7 नवंबर 2015 का, लेकिन उसके बाद 6 जून 2017 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने फिर से एक लेटर जारी किया, कोरिजेंडम जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर 7 नवंबर 2015, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इस लेटर का यहाँ पर रेफरेंस देते हुए कहा कि द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर मेड इन सेड लेटर, और लाइन 2 ऑफ पैरा 4। तो देखिए लाइन 2 ऑफ पैरा 4 मैं आपको बताता हूँ। ये साथियों पैरा 4 है और इसकी ये लाइन 2 है, जिसमें जो 2 आर्मी रूल JCO/OR के लिए लिखे हुए हैं और एक आर्मी रूल ऑफिसर्स के लिए लिखा हुआ है। मैं आपको सब कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि साथियों आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो लाइन 2 पैरा 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है 13-3-1-1B और 13-3-1-4। तो यहाँ पे एक बार फिर देख लें आप, 13-3-1-1B, 13-3-1-4। इन दोनों आर्मी रूल की जगह 3 आर्मी रूल है जो इनकॉर्पोरेट कर दिए। 4 का मतलब है कि पहले क्या था और रीड का मतलब है कि अब क्या किया जा रहा है। तो इसमें जो 13-3-1-1B था उसको एज इट इज रखा गया 13-3-1-1B, लेकिन 13-3-1-4 को हटाते हुए 2 आर्मी रूल यहाँ पे इंसर्ट कर दिए गए, जिसकी जगह 13-3-2-1B और 13-3-3-4। अब इस प्रकार JCO/OR के लिए 3 आर्मी रूल एप्लीकेबल हो गए, जो कि इन तीनों आर्मी रूल के तहत यदि कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट 7 नवंबर 2015 के बाद में आया है तो उसको OROP का लाभ नहीं मिलेगा, और ऑफिसर्स के लिए 16B स्टैंडर्ड आर्मी रूल एप्लीकेबल एज इट इज है। तो यहाँ तक साथियों एक बार फिर आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि इसके बारे में भी आपको इतना बताने के बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अब साथियों ये जो 13-3-1-1B, 13-3-2-1B और 13-3-3-4, इनका मतलब क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें लिखी हुई है इनका मतलब क्या है। तो कहाँ लिखा हुआ ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्चार्ज बुक के फर्स्ट पेज को पलटते ही आपको लेफ्ट साइड में ये चीज़ें कोज ऑफ डिस्चार्ज के सामने लिखी हुई दिखाई देगी। लेकिन इन तीनों आर्मी रूल का मतलब क्या है, तो नीचे जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आर्मी रूल के जो बुक है उसमें से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट की है। सबसे पहले आप देखें 13-3-1-1B, तो इसका मतलब है एट हिज ओवन रिक्वेस्ट ऑन ट्रांसफर टू द पेंशन एस्टेब्लिशमेंट, और ये लागू है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए। यानी कोई भी JCO साहिबान अपनी मर्जी से सेना छोड़ते हैं, ओवन रिक्वेस्ट पर सेना छोड़ते हैं, तो उनके लिए आर्मी रूल लागू होता है 13-3-1-1B, और ये डिस्चार्ज लेटर में भी लिखा रहता है, और फाइनली जब आपको डिस्चार्ज बुक मिलती है तो उसमें भी ये लिखा रहता है। तभी तो पता चलता है कि डिस्चार्ज बुक को देखते ही ये किस आर्मी रूल या पेंशन आने का कारण क्या था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे 13-3-2-1B में। 13-3-1-1B हो गया, अब है 13-3-2-1B। ये साथियों रूल है वारंट ऑफिसर्स 3-2-1B है। इसको आप कैसे देखेंगे ये साथियों हम शुरू से जब देखेंगे तब पता चलेगा। जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे 1-1 अल्फ़ा दिया हुआ है या नीचे दिया हुआ है 1-1B, तो यहाँ आप देखोगे तो 13-3-1-1B दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 13-3-2-1B है, तो यहाँ पे आपको देखने पे मिलेगा 13-3-2-1, यहाँ पे A है और यहाँ सेकंड जो है पैराग्राफ उसमें B है। तो इस प्रकार ये रूल बनता है 13-3-2-1B। अब तीसरा जो आर्मी रूल है वो है साथियों 13-3-3-4। तो इसमें लिखा हुआ है कि एट हिज ओवन रिक्वेस्ट बिफोर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ हिज एनरोलमेंट,
इस प्रकार मैंने आपको तीनों आर्मी रूल को कनेक्ट करके भी बता दिया। जो तीनों आर्मी रूल है एक बार फिर हम देख लेते हैं। 13-3-1-1B, 13-3-2-1B और 13-3-3-4। अब साथियों, फरवरी 2022 के अंदर संसद में रक्षा राज्य मंत्री जी द्वारा वन रैंक वन पेंशन के पूरे कंसेप्ट को, जो अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, उन्होंने फिर से समझाया था। उसमें भी ये तीनों आर्मी रूल लिखे हुए हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन इस अमेंडमेंट लेटर को ना देखते हुए जो ओरिजिनल लेटर है उस लेटर को ही रेफर कर रहे हैं, जिसके अंदर JCO/OR के लिए 2 आर्मी रूल लिखे हुए थे। और फरवरी 2022 के रक्षा राज्य मंत्री के जो ऑफिशियल क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो जवाब है उसके साथ में इन दोनों आर्मी रूल को कनेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे मिसमैच हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 आर्मी रूल है और उसमें 3 आर्मी रूल है। वो इस अमेंडमेंट लेटर को साथ में लेके उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है कि सरकार ने अपनी मर्जी से ही 2 की जगह 3 आर्मी रूल कर दिए। मर्जी से नहीं किए गए साथियों। इसके ऊपर जो अमेंडमेंट लेटर है वो 6 जून 17 को ऑलरेडी जारी हो चुका है। तो अब मैं जो फरवरी 2022 का रक्षा राज्य मंत्री का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जवाब है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पे हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। और उसको हिंदी में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर OROP का पूरा कंसेप्ट भी आपको एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान 7 फरवरी 2022 को राज्यसभा में ये प्रश्न पूछे गए और ये प्रश्न पूछे थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ, इसकी हेडिंग थी। और प्रश्न जो पूछे गए 3 वो इस प्रकार है। क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि वन रैंक वन पेंशन योजना का ब्यौरा क्या है? और दूसरा सवाल पूछा, रक्षा कर्मियों के लिए इसके क्या लाभ है? और तीसरा प्रश्न है कि इसके क्रियान्वयन से किए गए अतिरिक्त व्यय/आवंटन का ब्यौरा क्या है? तो इनके जो जवाब है वो एक एक करके जान लीजिए। जो प्रश्न के और खे है उनका जवाब रक्षा राज्य मंत्री जी ने एक साथ दिया। उसके अनुसार सरकार ने दिनांक 1 जुलाई 2014 से रक्षा बलों के कार्मिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस संबंध में सरकार ने दिनांक 7 नवंबर 2015 को आदेश जारी किए और OROP के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 3 फरवरी 2016 को पेंशन की दरों के साथ विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। OROP में अंतर्निहित है कि एक समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले डिफेंस पेंशनर्स के कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिए बिना एक समान पेंशन का भुगतान किया जाए, जिसमें आवधिक अंतरालों का पर मौजूदा और विगत पेंशन धारकों के पेंशन की दरों के बीच अंतर को पाटना निहित है। OROP की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। जो मैंने आपको पहले इंग्लिश के लेटर में सैलिएंट फीचर बताए थे वो अब हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। पहली बात उन्होंने की, पिछले पेंशन धारकों की पेंशन को कैलेंडर ईयर 2013 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारण किया जाएगा और ये लाभ दिनांक 1 जुलाई 2014 से प्रभावी होगा। दूसरा पॉइंट है, समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन को पुनः निर्धारित किया जाएगा। साथियों, मैं इसके ऊपर दोबारा से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब इंग्लिश का लेटर हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझा दिया था। अब हम यहाँ पे हिंदी में उसी का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। आगे बताया कि औसत से अधिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों की पेंशन को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ में अगले पॉइंट में कहा है कि 4 अर्धवार्षिक किस्तों में बकाये का एरियर का भुगतान किया जाएगा। और 5वें पॉइंट में कहा कि भविष्य में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पेंशन को पुनः निर्धारित किया जाएगा। अब बात आ गई साथियों, सेम जो 7 नवंबर 2015 के लेटर में लिखी हुई है
उसका यहाँ पे मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। कार्मिकों जो थल सेना नियमावली 1954 के नियम 13.311B, 13.2.1B और 13.334 अथवा नियम 16B या समतुल्य नौसेना अथवा वायुसेना नियमावली के तहत अपने अनुरोध पर सेवा मुक्त होने का विकल्प लेते हैं, OROP का लाभ लेने के हकदार नहीं होंगे। ये उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होगा। उत्तरव्यापी मतलब 7 नवंबर 2015 के बाद लागू होगा। अब यहाँ पे भी आप साथियों गौर करें कि 3 आर्मी रूल दिए हुए हैं, 13.311B, 13.321B और 13.334 और यही तीनों आर्मी रूल अमेंडमेंट लेटर जो मैंने आपको बताया था 2017 में जारी हुआ था उसमें लिखे हुए हैं। लेकिन 7 नवंबर 15 के लेटर में इन 3 की जगह 2 ही आर्मी रूल लिखे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद 2017 में अमेंडमेंट लेटर जो जारी हुआ है उसमें यही तीनों आर्मी रूल लिखे हुए हैं। तो इसके ऊपर भी साथियों आज के बाद आप कंफ्यूज मत होना। आप यदि डिस्चार्ज बुक में देखने के लिए जाएंगे तो आप 13.311B, 13.321B और 13.334 इन तीनों में से ही आर्मी रूल को देखें। तो ये भी क्लियर हो गया साथियों। आगे जो लास्ट पॉइंट में कितना इन्होंने खर्च किया उसके बारे में जानकारी दी हुई है, तो वो सरकार का काम है साथियों। अब साथियों मैंने आपको जो वीडियो के शुरू होने से पहले ही बताया कि 1 जुलाई 2014 से लेकर अब तक OROP के ऊपर जो पूरा कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों हमने यहाँ देखा कि कौन सा बेस ईयर लिया गया था, उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज निकाल के पेंशन फिक्स की गई थी, और जिनकी एवरेज निकालने के बावजूद पेंशन ज़्यादा थी उनकी पेंशन को कम नहीं किया गया था और आगे भी कम नहीं किया जाएगा। और प्री मैच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए असली नियम क्या है। अभी भी कई ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जो 7 नवंबर 2015 के बाद में रिटायरमेंट आए हैं और उनका जो आर्मी रूल डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ है वो इन तीनों में से कोई एक है, फिर भी वो सपना देख रहे हैं कि हमें भी प्री मैच्योर रिटायरमेंट आने के बावजूद OROP 2 का लाभ मिलेगा। तो साथियों आप आश्वस्त हो जाएं कि आपको OROP 2 का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, इन तीनों आर्मी रूल के अलावा आपकी डिस्चार्ज बुक में कोई एक आर्मी रूल लिखा हुआ है और आप 7 नवंबर 2015 के बाद में प्रीमेच्योरली रिटायर आए हैं, चाहे किसी भी कंडीशन से मेडिकल ग्राउंड पर, या आपने विलिंग किया, सीओ ने मेडिकली अनविलिंग कर दिया, या ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है, उस पर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं और आपकी डिस्चार्ज बुक में इन तीनों आर्मी रूल में से कोई भी एक आर्मी रूल नहीं लिखा हुआ है, तो आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आने के बावजूद OROP 2 और आगे आने वाले सभी पेंशन फिक्सेशन का लाभ 100% मिलेगा। कोई भी आपके लाभ को काट नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं साथियों कि 1 जुलाई 2014 से लेके 31 दिसंबर 2015 इनको ऑलरेडी OROP 1 का लाभ मिल चुका है। 1 जनवरी 2016 से लेके 30 जून 2019 तक इनको ऑलरेडी 7 CPC का लाभ मिल चुका है, और 1 जुलाई 2019 से जो 7 CPC में पेंशन आए थे उनकी पेंशन रिफिक्स करने के दौरान ज़्यादा पेंशन नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन जो OROP 1 ले चुके हैं, जो 1 जुलाई 2014 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक OROP 1 का लाभ ले चुके हैं, उनकी पेंशन 1000 से लेके 1500 रुपये पर मंथ बढ़ने वाली है। और जो 7 CPC का लाभ ले चुके हैं और उसकी पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन 500 रुपये के आसपास रिफिक्स होने वाली है, यानी 500 रुपये के लगभग उनकी पेंशन हर महीने बढ़ेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ज़्यादा जो हवाबाजियों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि साथियों यहाँ पे झूठ परोसने का धंधा हमेशा चलता रहता है, और आप हमेशा सत्य जो खबरें होती हैं, जो फैक्ट के साथ में होती हैं, जो लेटर्स के साथ में होती है, जो नियम के साथ में बताई जाती है, उन पे ही भरोसा करें। क्योंकि साथियों होना जाना कुछ नहीं है, सरकार एक भी रुपया आपको फालतू में नहीं दे सकती, और जो आपको इंटाइटल है वो काट नहीं सकती।
अब साथियों OROP2 का लाभ लेने का वक्त बिल्कुल ही नज़दीक है। कुछ एक जो अड़ंगे बीच में लगाए जा रहे हैं, यदि वो क्लियर हो जाते हैं, एक तो टाइम एक्सटेंशन की पिटीशन जो कि सरकार ने दोबारा से सबमिट नहीं की है और हो सकता है कि ना करें, और दूसरा एक और अड़ंगा साथ में लगाया जा रहा है साथियों, वो है कि OROP का जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है करके एक लीगल नोटिस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के सेक्रेटरी द्वारा दिए जाने की बात की जा रही है। यदि ऐसा किया जाता है तो हो सकता है कि OROP2 का लाभ लेने में थोड़ी देरी और हो, और यदि नहीं होता है तो सरकार इसके ऊपर काम ज़ोरों शोरों से कर रही है और जल्दी आपको OROP2 का लाभ मिलेगा। साथियों बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए आप सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और पूरे देश के तमाम एक्स सर्विसमैन के साथ में इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि वो OROP के नाम पर जो भ्रमित हो रहे हैं, अफवाहों में पड़ रहे हैं, उनसे बचें और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।